is Aftab Khan and welcome yours in the channel of AK Solutions। कुछ स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो शुरू में एकदम बेकार लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये आइडिया मार्केट में कुछ खास जगह नहीं बना पाएगा। फिर उसके बाद कुछ ऐसे आते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत कमा लेगा। फिर उसके बाद कुछ ऐसे स्टार्टअप्स और ऐसी कंपनीज भी आ जाती हैं जिनके मालिक को सिर्फ़ और सिर्फ एक मौके का इंतज़ार होता है कि ऐसा टाइम आए कि इनके प्रोडक्ट्स का हो या इन लोगों की सर्विस की हमें ज़रूरत सी पड़ जाए। स्टार्टअप्स और कंपनीज बहुत सी ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे ग्रो करती जाती हैं, अपने अंदर इनोवेशन और डेवलपमेंट लेके आती हैं, फिर कहीं जाके कुछ नाम कमा पाती हैं। पर कुछ ऐसी भी होती हैं जो पहले से ही बेटर बनी होती हैं, पर एक पर्टिकुलर टाइम में नाम पैसा सब कुछ कमा जाती हैं। क्या करके? या तो हमें कुछ नॉर्मल सी सर्विसेज देके जो उस पर्टिकुलर टाइम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती हैं, या कुछ ऐसा करके जो हमें किसी पर्टिकुलर टाइम को वेस्ट करने में एडिक्टेड कर जाती है। दोस्तों बस इसलिए ही आज की वीडियो बनाई गई है, जिसमें हम समझ सके कि अगर हम कोई स्टार्टअप्स करने जा भी रहे हैं तो आखिर उसमें क्या कमी है जिसकी वजह से हम फेलियर का सामना करते जा रहे हैं, या फिर हमारे स्टार्टअप्स को और इनोवेशन या एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है, या ओनली एक अपॉर्चुनिटी की कमी है। ये एकदम क्लियर कर सकें, बस इसी वजह से आज की वीडियो है, पूरी ज़रूर देखना। इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं दो कंपनीज के इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी में। लेट्स स्टार्ट द रियल डेप्थ ऑफ दिस वीडियो। नाउ फर्स्ट हम कंपनीज के इनोवेशन को लेते हैं, लाइक अमेज़ॉन एंड गूगल। नाउ फर्स्ट हम अमेज़ॉन को लेते हैं। 2019 की वैल्यूएशन के हिसाब से अमेज़ॉन को देखा जाए तो वॉलमार्ट, बेस्ट बाय, मैसी, टारगेट, कोस्टको, गैप, लोइस, पांस एंड नोबस, बेड बाथ बियॉन्ड, जेसी पेनी, डॉलर ट्री, ऑफिस डिपोट, नॉर्डस्टॉर्म, बिग लॉट्स, कोल्स, सेयर्स, होम डिपोट, इन सब बड़ी कंपनीज को भी अगर कंबाइन कर दिया जाए तो एक अकेली अमेज़ॉन कंपनी की वैल्यूएशन सेम आती है। दोनों की वैल्यूएशन 898 बिलियन डॉलर्स होती हैं। और अगर इसे रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो अमेज़ॉन हर घंटे 260 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करता है। नाउ अमेज़ॉन का अब थोड़ा इतिहास जान के देखते हैं। अमेज़ॉन फाउंड इन 5 जुलाई 1994। 1994 में ही अमेज़ॉन कंपनी की शुरुआत हो गई थी। नाउ इमेजिन करके देखो, आज से कुछ साल पहले हमारे पास इंटरनेट तक नहीं था। हम इंटरनेट के बारे में जियो के आने से पहले जानते तक नहीं थे क्लियरली कि आखिर इंटरनेट पर क्या क्या चीज़ अवेलेबल होंगी। इमेजिन करके देखो, 1994 में ही इंटरनेट पर अपनी दुकान खोल डाली जेफ बेजोस ने। कितने सालों तक इनका काम नहीं फैला होगा, कितने इनोवेशन और नॉलेज की ज़रूरत पड़ी होगी इन्हें अपने वेबसाइट को डे बाय डे बेहतर बनाने में, कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़े होंगे जेफ बेजोस। मतलब यहाँ पूरा खेल डे बाय डे इनोवेशन का था, तभी एक खिलाड़ी बन पाए जेफ बेजोस। नाउ अब बात करते हैं गूगल की। गूगल वाज फाउंडेड इन सितंबर 1998 बाय लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। अब आप ये कमाल की बात जान के देखो कि गूगल 1998 में बनाया गया, पर उसका यूज़ 1990 में हुआ। इससे यह पता चलता है कि 2 साल तो गूगल के फाउंडर्स को इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में ही लग गया, ताकि इस सर्च इंजन पर लोग आकर विजिट करें। आपको बता दूं, गूगल दुनिया का सबसे पुराना सर्च इंजन नहीं है। 1993 में alibweb.com एक सर्च इंजन था जो दुनिया का सबसे पुराना सर्च इंजन था, पर आज पूरे वर्ल्ड वाइड गूगल छाया हुआ है, बस चाइना जैसे देश को छोड़कर। चाइना के ऊपर भी एक गजब की केस स्टडी ज़रूर आएगी हमारे चैनल पर जल्दी ही। अब सवाल ये आता है कि गूगल दुनिया का ना ही सबसे पहला सर्च इंजन प्लेटफॉर्म था और ना ही आते ही ये वर्ल्ड वाइड में छाया हुआ था, तो आखिर ये वर्ल्ड वाइड कैसे इंटरनेट की दुनिया पर राज कर रहा है? आंसर देखा जाए तो बहुत सिंपल सा है इसका। ये इसलिए आज दुनिया पर राज कर रहा है क्योंकि गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जी ब्रिन दोनों ने ही डे बाय डे गूगल पर कंटिन्यूसली काम किया। किस पर्पज़ से? इसे वर्ल्ड वाइड ले जाने के लिए, दुनिया का सबसे बेस्ट सर्च इंजन बनाने के लिए। इसकी कामयाबी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि एक इंटरव्यू में टेस्ला, सोलर सिटी, पेपैल, हाइपरलूप, स्पेसएक्स ऐसी कंपनीज़ के मालिक एलॉन मस्क का कहना है, द ओनली कंपनी आई एम अफ्रेड ऑफ इज़ गूगल। दुनिया में एक इकलौती कंपनी जिससे मैं डरता हूँ वो है गूगल। और अमेज़ॉन के फाउंडर का कहना है, ट्रीट गूगल लाइक अ माउंटेन। गूगल को एक माउंटेन की तरह समझो। यू कैन क्लाइम द माउंटेन बट यू कांट मूव इट। आप एक माउंटेन पर चढ़ सकते हो, एक पहाड़ पर चढ़ सकते हो, पर उसे हिला नहीं सकते। ये तो थी दो कमाल की ऐसी कंपनी जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स की कमियों को पहचाना, धीरे धीरे ही सही, पर इसमें डेवलपमेंट ला के इसे इस मुकाम पर पहुँचाया।
सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दो ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में जो बेशक शुरू में तो एकदम ना के बराबर चली, लेकिन आज की डेट में बहुत ही ऊंचे लेवल पर पहुंच चुके हैं। और वजह इसकी सिर्फ इतनी सी है कि जब अपॉर्चुनिटी दिखी तो उन्होंने उस पर सिक्सर मार दिया। नाउ फर्स्ट हम बात करते हैं पेटीएम के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, ये कंपनीज या स्टार्टअप्स आपको अच्छे लगते हों या बुरे लगते हों, हम इस टॉपिक पे ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरी तरीके से एक माइंडसेट बनाना आपका है, एक बिजनेसमैन वाला माइंडसेट, जिसमें आप समझ सके कौन सी चीज़ अपॉर्चुनिटी के लिए होती हैं और कौन सी इनोवेशन के लिए होती हैं। अब टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, पेटीएम अगर इसको भी एक वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, आईओबी, कैनरा बैंक, यूसीओ बैंक, इन सब को कंबाइन कर दिया जाए, इन सब की वैल्यूएशन को कंबाइन कर दिया जाए तो 69,000 करोड़ में होती है। और अकेले पेटीएम की वैल्यूएशन को देखा जाए तो 75,000 करोड़ में है। यहाँ हम प्रॉफिट्स को नहीं ले रहे हैं, यहाँ हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि पेटीएम ऐसी वैल्यूएशन तक आखिर कैसे पहुँच पाया। मुझे और आपको दोनों को ही आखिर वो डेट तो याद ही होगी, 8 नवंबर 2016, डीमोनेटाइजेशन ऑफ इंडिया। वही डेट जिसमें हमें रात के टाइम एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, प्यारे भाइयों और बहनों, आज रात 8 बजे से हमारे सभी पुराने नोट्स नहीं चलेंगे। जैसे ही ये न्यूज़ पेटीएम के ओनर विजय शंकर शर्मा तक पहुँची, उनको वहाँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आ गई थी अपने बिजनेस मॉडल को इंडिया के कोने कोने तक पहुँचाने की। बस इसी वजह से उन्होंने इनोवेशन से कई गुना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में मनी इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से हर एक बिजनेसमैन से लेकर छोटे व्यापारी तक उन सब के दिमाग में एक ही बात गूंजने लगी, पेटीएम करो। ग्राहकों के दिमाग में, कस्टमर के दिमाग में, हर जगह लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंजने लगी, पेटीएम करो। जिसकी वजह से पेटीएम की वैल्यूएशन डे बाय डे बढ़ती चली गई और इंडिया के टॉप बैंक्स को भी वैल्यूएशन के लिहाज से पीछे छोड़ के चली गई। नाउ अब बात कर लेते हैं लॉकडाउन में कैसे कंपनीज ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, इसे एक प्रॉब्लम ना समझकर एक अपॉर्चुनिटी समझा। एग्जाम्पल्स बहुत सी हैं इन कंपनीज़ को लेकर इस वाले केस में, लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जो हमें मूवीज़ और सॉन्ग्स की सर्विसेज देते हैं, पबजी, लूडो किंग एटसेट्रा, ऐसी गेम्स जो हमें टाइम पास करने की सर्विसेज दे रही हैं। वो बात अलग है कि आगे चल के मे बी हम एडिक्टेड ही हो जाएं इन सब के, जिसकी वजह से ये स्टार्टअप्स और कंपनीज एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाए बाद में। दोस्तों, एक रियल बिजनेसमैन माइंडसेट वाला बंदा वो ही होता है जो इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी दोनों को ही अच्छे से समझ सके, कैसे उसमें एक्शन लिया जाए वो पहचान सके। जैसा कि आपने दोनों ही केसेस में देखा कि एक इनोवेटिव बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाता है और एक अपॉर्चुनिटी वाले बिजनेस को कैसे पहचाना जाता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपके कई सारे डाउट्स, कई सारे स्टार्टअप्स जो आज अलग लेवल पर हैं, उन्हें ऑटोमेटिकली समझने में हेल्प करेगी कि वो इनोवेटिव ड्रिवन बिजनेस है या अपॉर्चुनिटी ड्रिवन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। लाइक करें, कमेंट करें अपना कोई भी टॉपिक जिस पे आपको वीडियो चाहिए, हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।